नमस्कार दोस्तों, मनोरंजन कहानी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी मोटेराम जी शास्त्री। पंडित मोटेरा जी शास्त्री को कौन नहीं जानता। आप अधिकारियों का रुख देखकर काम करते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दिनों में अपने उस आंदोलन का खूब विरोध किया था। स्वराज्य आंदोलन के दिनों में भी अपने अधिकारियों से राजभक्ति की सदन हासिल की थी, मगर जब इतनी उछल कूद पर उनकी तकदीर की मीठी नींद ना टूटी और अध्यापन के कार्यों से पिंड ना छूटा, तो अंत में अपनी एक नई तकदीर सोची। इन बूढ़े तोतों को रटाते रटाते मेरी खोपड़ी पच्ची हुई जाती है। इतने दिनों विद्यादान देने का क्या फल मिला, जो और आगे कुछ मिलने की आशा करूं। धर्मपत्नी ने चिंतित होकर कहा, भोजनों का भी तो कोई सहारा चाहिए। मोटेराम, तुम्हें जब देखो पेट की ही फिक्र पड़ी रहती है। कोई ऐसा विरला ही दिन जाता होगा कि निमंत्रण ना मिलते हों, और चाहे कोई निंदा करे, पर मैं परोसा लिए बगैर नहीं आता हूँ। आज ही सब जजमान मरे जाते हैं, मगर जन्म भर पेट ही जिलाया तो संसार का कुछ सुख भी तो भोगना चाहिए। मैंने वेद बनने का निश्चय किया है। स्त्री ने आचार्य से कहा, वेद बनोगे? कुछ वेद की पढ़ी भी है? मोटे, वेदक पढ़ने के लिए कुछ नहीं होता। संसार में विद्या का इतना महत्व नहीं जितना बुद्धि का। 2-4 सौदे लटके हैं बस, और कुछ नहीं। आज ही अपने नाम के आगे विजगाचार्य बढ़ा लूंगा। कौन पूछने आता है तुम कौन फिरे? एक मोटा सा साइन बोर्ड बनवा लूंगा। उस पर शब्द लिखे होंगे, यहाँ स्त्री पुरुष के गुप्त रोगों की चिकित्सा विशेष रूप से की जाती है। 2-4 पैसों का हड़बड़ेरा आंवला कूट कर छान कर रख लूंगा। बस इस काम के लिए इतना सामान पर्याप्त है। हाँ, समाचार पत्रों में विज्ञापन दूंगा और नोटिस बंटवाऊंगा। उसमें लंका, मद्रा, रंगून, कराची और दूरस्थ स्थानों के सज्जनों की चिट्ठियां दर्ज की जाएंगी। ये मेरे चिकित्सा कौशल के साक्षी होंगे। जनता को क्या पड़ी है कि वह इस बात का पता लगाती फिरे कि उन स्थानों में किन नामों के मनुष्य रहते भी हैं या नहीं। फिर देखो वेद की कैसे चलती है स्त्री। लेकिन बिना जाने बूझे दवा दोगे तो फायदा कैसे करेगी? मोटे, फायदा ना करेगी मेरी बला से। वेद का काम दवा देना है, मृत्यु को प्रयस्त करने का ठेका नहीं लेता। और फिर जितने आदमी बीमार पड़ते हैं सभी तो नहीं मर जाते। मेरा यह कहना है कि जिन्हें कोई औषधि नहीं दी जाती, वे वैगार शांत हो जाने पर ही अच्छे हो जाते हैं। वेदों को बिना मांगे यश मिलता है। 5 रोगियों में एक भी अच्छा हो गया तो उसका यश मुझे अवश्य ही मिलेगा। शेष 4 मर भी गए तो मेरी निंदा करने थोड़ी आएंगे। मैंने बहुत विचार करके देख लिया, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। लेख लिखना मुझे आता ही नहीं, कविता बना ही लेता हूँ। पत्रों में आयुर्वेद महत्व पर 2-4 लेख लिख दूंगा। उनमें जहाँ तहाँ 2-4 कविता भी जोड़ दूंगा, और लिखूंगा भी जरा चटपटी भाषा में। फिर देखो कितने उल्लू फंसते हैं। यह ना समझो कि मैं इतने दिनों केवल बूढ़े तोते ही रटाता रहूं। मैं नगर के सफल वेदों की चालों का अवलोकन करता रहा हूँ, और इतने दिनों के बाद मुझे उनकी सफलता के मूल मंत्र का ज्ञान हुआ है। ईश्वर ने चाहा तो एक दिन तुम सिर से पांव तक सोने से लदी होगी। स्त्री ने अपने मनोल्लास को दबाते हुए कहा, मैं इस उम्र में भला क्या गहने पहनूंगी? ना अब यह अभिलाषा ही है। पर यह तो बताओ कि तुम्हें दवाई बनाने की भी तो नहीं आती। कैसे बनाओगे? रस कैसे बनेंगे? दबाव को पहचानते भी तो नहीं हो। मोटे, प्रिय तुम वास्तव में बड़ी मूर्ख हो। अरे, वेदों के लिए इन बातों में से एक भी आवश्यकता नहीं है। वेद की चुटकी की राख ही रस है, भस्म है, रसायन है। बस आवश्यकता है तो कुछ ठाट बाट की। एक बड़ा सा कमरा चाहिए, उसमें एक दरी हो, ताकों पर 10-5 शीशियां बोतल हो। इसके सिवा और कोई चीज दरकार नहीं, और सब कुछ वृद्धि आप ही आप कर लेती है। मेरे साहित्य मिश्रित लेखों का भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तुम देख लेना अलंकारी का मुझे कितना ज्ञान है। यह तो तुम जानती ही हो। आज इस भूमंडल पर मुझे ऐसा कोई नहीं दिखता जो अलंकारी के विषय में मुझसे पेश पा सके। आखिर इतने दिनों घास तो नहीं खोदी है। 10-5 आदमी तो कवि चर्चा के नाते ही
मेरे यहाँ आया जाया करेंगे, बस वही मेरे दल्ले होंगे। उन्हीं के मार्फत मेरे पास रोगी आएंगे। मैं आयुर्वेदिक ज्ञान के बल पर नहीं, नायिका ज्ञान के बल पर धड़ल्ले से वेदक करूँगा। तुम देखती तो जाओ, स्त्री ने अविश्वास के भाव से कहा। मुझे तो डर लगता है कि कहीं यह विद्यार्थी भी तुम्हारे हाथ से ना जाए। ना इधर के रहो ना उधर के, तुम्हारे भाग्य में तो लड़के पढ़ाना लिखा है, और चारों ओर से ठोकर खाकर फिर तुम्हें भी तोते रटाने पड़ेंगे। मोटे, तुम्हें मेरी योग्यता पर विश्वास क्यों नहीं आता? स्त्री, इसलिए कि तुम वहाँ भी धूर्तता करोगे। मैं तुम्हारी धूर्तता से, तुम जो कुछ नहीं हो और नहीं हो सकते, वह क्यों बनना चाहते हो? तुम लीडर ना बन सके, सिर पीट कर रह गए। तुम्हारी धूर्तता भी भली भांति होती है, और इसी के मुझे चिढ़ है। मैं चाहती हूँ तुम भले आदमी बनकर रहो, निष्कपट जीवन व्यतीत करो, मगर तुम मेरी बात कब सुनते हो? मोटे, आखिर मेरा नायिका ज्ञान कब काम आएगा? स्त्री, किसी रईस की मुसाहिबी क्यों नहीं कर लेते? जहाँ दो चार सुंदर कविता सुना दोगे, वह खुश हो जाएगा और कुछ न कुछ दे ही मरेगा। वेदक का ढोंग क्यों रचते हो? मोटे, मुझे ऐसे ऐसे गुण मालूम हैं जो वेदों के बाप दादा को भी ना मालूम होंगे, और सभी वेद एक एक 2-2 रुपए पर मारे मारे फिरते हैं। मैं अपनी फीस 5 रुपए रखूंगा, उस पर सवारी का किराया अलग। लोग यही समझेंगे कि कोई बड़े वेद हैं, नहीं तो इतनी फीस क्यों होती? स्त्री को अब के कुछ विश्वास आया, बोली, इतनी देर में तुमने एक बात मतलब की है, मगर ये समझ लो, यहाँ तुम्हारा रंग ना जमेगा, किसी दूसरे शहर में चलना पड़ेगा। मोटे, हंसकर, क्या मैं इतना नहीं जानता? लखनऊ में अड्डा जमेगा अपना, साल भर में यहाँ वह धाग बांधूं कि सारे वेद गद्र हो जाए। मुझे और भी कितने ही मंत्र आते हैं। मैं रोगी को 2-3 बार देखे बिना उसकी चिकित्सा ही नहीं करूँगा। कहूँगा मैं जब तक रोगी की प्रकृति को भली भांति पहचान न लूँ, उसकी दवा नहीं कर सकता। बोलो कैसी रहेगी? स्त्री की बाँछें खिल गई, बोली, अब मैं तुम्हें मान गई, अवश्य चलेगी तुम्हारी वेद की। अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा, मगर गरीबों के साथ यह मंत्र ना चलाना, नहीं तो धोखा खाओगे। साल भर गुजर गया। भिसगाचार्य पंडित मोतीराम जी शास्त्री जी की लखनऊ में धूम मच गई। अलंकारों का ज्ञान तो उन्हें था ही, कुछ गा बजा भी लेते थे। उस पर गुप्त रोगों के विशेषज्ञ रसिकों के भाग जागे। पंडित जी उन्हें कविता सुनाते, हंसाते और बलकारक औषधियाँ खिलाते, और वह रसियों में जिन्हें पुष्टिकारक औषधियों की विशेष चाह रहती थी, उनकी तारीफों के पुल बांधते। साल ही भर में वेद जी का यह रंग जमा कि बायद में शायद गुप्त रोगों के चिकित्सा लखनऊ में एकमात्र वही थे। गुप्त रोग में चिकित्सा भी करते। विलासिनी विधवा रानियां और शौकीन अदूरदर्शी रसियों में आपकी खूब पूजा होने लगी। किसी को अपने सामने समझते ही ना थे।